हेलो एंड वेलकम टू कॉग्निटिव एकेडमी। सुपरवाइज़र का लाइव बैच स्टार्ट हुआ है। रजिस्ट्रेशन के लिए आप व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हो 9797898208 इस नंबर पे, या आप डायरेक्टली कॉल कर सकते हो 8082444253 पे। थैंक यू। causes है। ये सब इकोनॉमिक कॉजेज हैं जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम देखने को मिली उस समय कि पीपल वर लाइक डिस्करेजमेंट मिल रहा था उनके गुड्स को भी। जो भी वो गुड्स बनाते थे उतना बिकते नहीं थे, तो मतलब आप कह लीजिए इंडिया की जो इंडस्ट्री है इट गॉट कोलैप्स ड्यू टू ब्रिटिशर्स। इंडिया की जितनी भी पूरी यहाँ पर इंडस्ट्री है, टेक्सटाइल इंडस्ट्री बेसिकली, वो पूरी क्या कर जाती है, कोलैप्स। राइट, ठीक है भाई। इकोनॉमिक कॉजेस के लिए अभी याद रखिएगा, इकोनॉमिक फैक्टर्स जिसको हम कहते हैं, कार्ल मार्क्स ने बताई थी ये चीजें। और एक लाइन बोली थी कार्ल मार्क्स ने इसके लिए, लिखो इसको मेरे साथ साथ, इस पूरी लाइन को लिखो। लिखो भाई ये लाइन पूरी, ये किसने बोली है, कार्ल मार्क्स, रशियन पीपल, कार्ल मार्क्स। The Indians were victims of both physical and economic kinds of class oppression by British. ये एक लाइन है, मे बी देयर कैन बी अ क्वेश्चन इन द एग्जाम, को आपको लाइन देखिए पूछ ले किसने बोली थी, किस कॉन्टेक्स्ट में बोली थी। सो इसके लिए आप लिख लो यहाँ पर। सो इकोनॉमिक ड्रेन स्टार्ट होना शुरू हो गया। और भी क्या पता है क्या होता था, और भी इकोनॉमिकली जो ब्रिटिश के सोल्जर्स थे, जो भी ब्रिटिश के सोल्जर्स हुआ करते थे, उनको ज्यादा सैलरी मिलती थी। राइट, उनको सैलरी ज्यादा मिलती थी जो ब्रिटिश के सोल्जर्स है। काम चाहे ब्रिटिश और इंडियन सेम कर रहे हो, पर हमारे इंडियन वालों को मिलती नहीं थी सैलरी। ब्रिटिश के सोल्जर्स हैं, ब्रिटिश के जितने भी सिविल सर्वेंट्स हैं या जितने भी एम्प्लॉयज हैं, उनकी सैलरी इंडियन से हमेशा ज्यादा थी। तो ये भी प्रॉब्लम हुई। प्लस उनको पेंशन भी नहीं मिलती थी, ना तो पेंशन देते थे, ना ही कोई अदर बेनिफिट्स देते थे, कुछ नहीं मिलता था। इंडियन पीपल को कुछ भी नहीं मिलता था। तो ये भी एक उनका गुस्से का कारण था कि इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन है। प्लस कभी भी कोई भी फेमाइन आ जाता था, उस समय फ्लड आ जाता था, तो ब्रिटिश गवर्नमेंट हेल्प नहीं करती थी। फ्लड और फेमाइन की सिचुएशन में भी उन्होंने सिर्फ अपना दरबार लगाए हैं, इंडिया को कोई नहीं देखा। तो ये सब रीजन का भी एक काफी बड़ा कॉज था कि पीपल वर नॉट हैप्पी विद द गवर्नमेंट। जो भी गवर्नमेंट है उनसे बिल्कुल भी खुश नहीं है कि ये हमारे साथ अच्छा नहीं कर रही है। इट वॉज लाइक दिस। ठीक है भाई, बड़े आगे नोट कर ले यहाँ तक। तो ये थे इकोनॉमिक कॉजेस। ठीक है भाई, हम लोगों ने इसमें से 4 कॉजेस कवर अप कर लिए, देख लो सब लोग। अब पॉलिटिकल कॉज की हेडिंग बनाना, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है और इसमें थोड़ा सा लेंदी रहेगा, क्योंकि इसमें 2 इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हमें कवर अप करने हैं। ठीक है भाई, राइट डाउन पॉलिटिकल कॉज। अब इसमें हम लोग फैक्ट्स को कवर अप कर रहे हैं। सबसे पहला है सब्सिडरी अलायंस। सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे पहला कॉज, सब्सिडरी अलायंस। नाउ व्हाट इज सब्सिडरी अलायंस, वी हैव टू अंडरस्टैंड। तो मैं पूरा समझा रही हूँ, मैं हिंदी में समझाऊंगी इस पूरे को, क्योंकि थोड़ा सा ये समझने वाली चीज है। तो ये सब्सिडरी अलायंस लेके कौन आए थे, ये लाए थे लॉर्ड वेलेस्ले। ठीक है, इनका पूरा नाम था लॉर्ड रिचर्ड वेलेस्ले, 1798 में लेके आए थे। इसमें होता क्या था, मैं प्रॉपर समझा रही हूँ, इसको समझो।
होता कुछ यूं था कि इन्होंने बनाया इंडियन को बेवकूफ, और हमारे जो उस समय के नवाब राजा होते थे ना, बन गए इनकी बातों में बेवकूफ, कि भाई ठीक है तो ये कह रहे हैं ठीक ही है, ठीक है। तो हुआ, इन्होंने किया क्या एक्चुअली इसमें, इन्होंने शर्तें रख दी कुछ, कि इन्होंने ये बोला कि आप हमारे साथ जुड़ जाओ तो हम आपको प्रोटेक्शन देंगे, ठीक है। मैं एग्जाम्पल देके समझा रही हूँ, बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। जैसे एक जगह है अवध और एक है लखनऊ, दोनों यूपी में है और दोनों बहुत पावरफुल है, दोनों में आपस में लड़ाई रहती है। लखनऊ वाले को जो नवाब है लखनऊ का, उसको ये डर है कि भाई अवध वाला अटैक ना कर दे, और अवध वाले को ये डर है कि भाई लखनऊ वाला अटैक ना कर दे। तो जब दो लोगों में लड़ाई हुई तो फायदा किसने लिया? ब्रिटिश। ब्रिटिशर्स ने क्या किया, ये पहुंचे अवध के नवाब के पास कि देखो भाई, आपको लखनऊ से खतरा है, ठीक है, तो आपको चाहिए प्रोटेक्शन। और आपने देखा है बैटल्स में, ब्रिटिश ने बोला कि भाई हम तो बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं बैटल्स में, आपने देखा है, तो हम आपकी मदद करेंगे और आपको क्या देंगे? प्रोटेक्शन। आपकी पूरी प्रोटेक्शन जो है ना, आसपास की पूरी प्रोटेक्शन की जिम्मेदारी किसकी है? हमारी है, ठीक है। लेकिन बदले में, अगर हम आपको प्रोटेक्शन देंगे तो बदले में आपको भी तो हमें कुछ देना पड़ेगा ना। तो यही हमारे रूलर्स बेवकूफ बन गए, उन्होंने मान ली बात। बदले में क्या करना पड़ गया, उन्होंने ये बोला कि हमारे ब्रिटिश के जो सोल्जर्स होंगे वो आपकी प्रोटेक्शन देंगे, वो आपको पूरा बचाएंगे बाकी किसी भी अटैक से, कोई भी एक्सटर्नल अटैक होगा आप पर तो। लेकिन बदले में आपको अपने इंडियन सोल्जर्स को हटाना पड़ेगा। मतलब आपके खुद के सोल्जर्स जो आर्मी में बैठे हैं ना, उनको हटाओ और हमारे सोल्जर्स को रिक्रूटमेंट दो, मतलब अपने लोगों को बेरोजगार करो। सीधी सी बात है, हमारी इंडियन आर्मी, मतलब हमारे जो आर्मी के लोग थे वो हो गए अनएम्प्लॉयड। और नवाब की आर्मी में कौन आ गए? सारे सोल्जर्स ऑफ ब्रिटेन, ब्रिटिश ओरिजिन के आ गए सारे। और अब इनकी सैलरी कौन देगा? नवाब। इनकी सैलरी, इनका मेंटेनेंस, इनका हर कुछ कौन क्या देगा? नवाब देगा। साथ ही साथ एक तो ये काम किया इन्होंने, दूसरा काम, कल को हो सकता है यार ये जो ब्रिटिश सोल्जर्स हैं ये नवाब पे ही अटैक कर दे, तो नवाब क्या कर लेगा? क्योंकि नवाब के पास तो अपनी आर्मी ही नहीं है, अपनी आर्मी में सारे ब्रिटिशर्स हैं, तो वो तो साथ देंगे ही नहीं, है ना, ये भी एक पॉसिबिलिटी है ना। प्लस उन्होंने क्या किया, एक और चीज, एक इन्होंने रखा ब्रिटिश रेसिडेंट, एक पर्सन रहेगा जो हमेशा यही रहेगा नवाब ऑफ अवध के साथ। मैं एग्जांपल ले रही हूँ अवध का पूरा। एक ब्रिटिश रेसिडेंट होगा, एक पर्सन ब्रिटिश ऑफिशियल होगा जो कि नवाब के साथ ही रह करके नवाब की डिसीजन मेकिंग में हेल्प करेगा, या आप कह लो एडवाइस करेगा। बट अल्टीमेटली क्या होता था, ये ब्रिटिश रेसिडेंट सब कुछ अपने फेवर में ही करवाता था, सब कुछ ब्रिटिशर्स के फेवर में जाता था। यहां से आप कह लो सब्सिडरी अलायंस की वजह से, इस दिमाग लगाने की टेक्निक की वजह से हमारे रूलर्स अपनी इंडिपेंडेंस खोते गए। यू कैन से दैट इसके पूरे के बाद ऑटोनॉमी हमारी चली गई, अपने ऊपर कोई ऑटोनॉमी बची नहीं। तो ये एक सिस्टम था पूरा जो एक स्टार्ट होता है। समझ गए ना सब लोग? तो इसमें आप रीड करो, इसमें होता क्या था कि जो रूलर्स हैं दे हैव टू डिसबैंड, खत्म करनी पड़ेगी अपनी मिलिट्री फोर्स को, और ब्रिटिश को अलाउ करना पड़ेगा अपने यहाँ आने के लिए, और उनको एक्ट करना पड़ेगा इन अकॉर्डेंस विद एडवाइस ऑफ ब्रिटिश रेसिडेंट, जो ब्रिटिश रेसिडेंट की एडवाइस होगी उसके अकॉर्डिंग काम करना पड़ेगा। किंगडम ऑफ अवध बहुत जल्दी इसमें मान गए, जो मैंने एग्जाम्पल दिया आपको, बहुत आराम से मान गए वो। और सबसे पहली बार जो माने थे वो थे निजाम ऑफ हैदराबाद। निजाम ऑफ हैदराबाद 1798 में ही पहली बार इस चीज पे मान गए। उन्होंने कहा बहुत बढ़िया, मान गए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो हैदराबाद वाले भी मान गए। हैदराबाद के जस्ट बाद ही नेक्स्ट मान गए ये मैसूर के राजा 1799 में। फिर अवध वाले मान गए। अवध के जस्ट बाद पेशवा, महाराष्ट्र वाले। फिर सिंधिया, एमपी के। जयपुर भी मान गया, जोधपुर में मान गए।
ये सब लोग मान गए। और लास्ट यहाँ पर एक और थे, होलकर्स, ये भी मान गए। ये सब लोग मान गए इस बात में। और उससे क्या हुआ, ब्रिटिश गवर्नमेंट को ना तो अपने सोल्जर्स को सैलरी पे करनी पड़ी, और उनकी आर्मी सुरक्षित भी है। कहाँ पर, ब्रिटिश के एम्पायर वाले लोग इंडियन आर्मी की जगह लिए बैठे हैं, और इंडिया के खुद के लोग बेरोजगार बैठे हैं। और ब्रिटिश रेजिडेंट इनडायरेक्टली सारा कुछ कंट्रोल कर ही रहा है। तो ये सारी प्रॉब्लम यहाँ पर होनी शुरू हुई। ठीक है। और बाकी कोई भी यूरोपियन पावर, जो भी अदर यूरोपियन पावर्स थी, अदर यूरोपियन पावर से मेरा क्या मतलब है, पोर्चुगीज, फ्रेंच, डच, इन सबको अलाउड ही नहीं था कि आप इंडियन रूलर से जाके बात करो। इन सबको मना कर रखा था, आप किसी से भी बात ही नहीं कर सकते। तो अदर यूरोपियन पावर्स जो ये वाली सारी हैं, दे वर नॉट अलाउड टू टॉक टू एनीवन। तो ये सारी प्रॉब्लम्स फेस हुई। ठीक है भाई, लिख लो इस सबको, नोट कर लो यहाँ तक सब कुछ। तो आप देख सकते हो कि सारा एडवांटेज किसके फेवर में चला गया, ब्रिटिश, और सारा डिसएडवांटेज किसके अगेंस्ट आ गया, इंडियन पीपल। ठीक है भाई, नोट हो गया सबका यहाँ तक। अब बढ़ते हैं आगे इसी में। अब इसके बाद नेक्स्ट आता है डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। इसके जस्ट खत्म होते ही एक नया सिस्टम और आ जाता है, विच इज ऑल्सो नोन एज डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। ठीक है, आज हम यही कंप्लीट करेंगे, चाहे ज्योग्राफी की क्लास के लिए टाइम बचे ना बचे, बट हम यहाँ टॉपिक पूरा कंप्लीट कर लेंगे, बिकॉज फ्लो बना हुआ है ना। तो ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है, थोड़ा लेंदी भी है, तो आज पूरा कंप्लीट करेंगे हम। ठीक है, टाइम बचेगा तो ज्योग्राफी भी करेंगे, अदरवाइज ये तो पूरा कंप्लीट करने ही वाले हैं। सो नेक्स्ट लिखिए आप लोग, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स स्टार्टेड बाय लॉर्ड डलहौजी 1848, स्टार्ट किया था उन्होंने। अब होता क्या है डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स में, कि उस टाइम पर ना अपने जो कोई भी सन को अडॉप्ट करने का बहुत ज्यादा एक चलन हुआ करता था, लाइक यू कैन अडॉप्ट सन। बट क्या होता, इन्होंने क्या करा, क्योंकि इनको तो अपने टेरिटरी को क्या करना था, एक्सपैंड करना था। सो व्हाट दे डिड इज, ब्रिटिश कैन एनेक्स एनी इंडियन स्टेट if that ruler is not having any male here, biological son अगर उनका नहीं है, खुद का कोई वारिस नहीं है, तो उस टाइम पीरियड में ये पूरा का पूरा टेरिटरी कौन एनेक्स कर लेगा, ब्रिटिश गवर्नमेंट। कोई सेंस नहीं है इस बात का, बट उनको तो एक्सपैंड करना था, उन्होंने सिस्टम ले आया ये वाला कि ऐसा होगा भाई, नहीं मानोगे तो लड़ाई कर लेंगे। तो ये लेकर के आए थे लॉर्ड डलहौसी। और इसकी वजह से, इस पूरे सिस्टम की वजह से, या आप प्लेसेस पढ़ सकते हो, सतारा, जैतपुर, सांबलपुर, भागत, उदयपुर, झांसी, नागपुर, आरकट, ये इस सब के थ्रू ऐड होते गए। ठीक है, ये सारी प्लेसेस। नाउ इफ यू टॉक अबाउट वेयर आर दीज प्लेसेस, सो वेयर इज सतारा, एनीवन, सतारा कहाँ पे लोकेटेड है, छोटी सी एक स्टेट है, आज भी एग्जिस्ट करती है वैसे तो। सतारा इज प्रेजेंट डे महाराष्ट्र में। ठीक है, आज के टाइम पे ये महाराष्ट्र का हिस्सा है, पुणे के पास पड़ता है। नाउ वेयर इज जैतपुर, दिस जैतपुर इज लोकेटेड इन यूपी, उत्तर प्रदेश में है। ऐसे ही सांभलपुर, सांभलपुर आज के टाइम पे कहाँ पे है भाई, ओडिशा में। प्रेजेंट डे की बात कर रही हूँ मैं, ठीक है, ताकि आपको पता रहे कहाँ कहाँ है। भागत, ये कहाँ पर है, भागतपुर या भागत, ये है हिमाचल प्रदेश में, आज के समय के हिमाचल, उस समय का पंजाब था पूरा। नेक्स्ट उदयपुर को तो आप लोग जानते, एवरीवन नोज। झांसी कहाँ पर है बताइए,
हाँ मैं रिपीट कर देती हूँ। यस, झांसी इज प्रेजेंट डे में यूपी में है, ठीक है। यूपी के थोड़े से हिस्से में आती है झांसी। नागपुर सब लोग जानते हैं महाराष्ट्र में। बेसिकली डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स में होता ये था कि अगर आपका कोई खुद का मेल हायर नहीं है, आपका कोई मेल वारिस नहीं है, आपका कोई खुद की संतान नहीं है, खुद का बेटा नहीं है कोई, तो अगर और आपने अडॉप्ट किया हुआ है तो आपको अपनी जो पूरा थ्रोन है आपको वो आपको छोड़ना पड़ेगा और ब्रिटिश एम्पायर उसको ऑक्यूपाई कर लेगा। ठीक है भाई, लिख लो ये सारे फैक्ट्स कि इसमें ऐसा हुआ था। तो इसका काफी बड़ा इम्पैक्ट पड़ा था ब्रिटिश एम्पायर में। रानी लक्ष्मीबाई का तो सब लोग जानते ही हैं क्या हुआ था, मैं अभी बताऊंगी। वैसे कंप्लीट कर लो आप लोग पहले यहाँ तक, ठीक है। तो ये था डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, तो ये थे आपके सारे कॉजेस। अभी हमने सिर्फ कॉजेस कंप्लीट करे हैं कि क्यों हुआ, लोग इन सब बातों से परेशान थे। ये सारी चीजें जो आपने अब तक पढ़ी हैं, इन सभी बातों से लोग जो है वो परेशान थे, और इसकी वजह से जो है प्रॉब्लम अराइज होती है इन सब चीजों की वजह से। ठीक है भाई। अब बहुत सारे लीडर्स फाइट करते, जैसे आपको मैंने मंगल पांडे के बारे में बताया, बट देर आर अदर पीपल ऑल्सो। जैसे दिल्ली से फाइट करने वाले कौन थे? बहादुर शाह, वो आपको बताया मैंने, और जनरल भक्त खान, ये भी बताया अभी थोड़ी देर पहले कि बहादुर शाह वॉज नॉट एबल टू फाइट, उनके बिहाफ पर जनरल भक्त खान लड़ रहे थे। ऐसे ही लखनऊ में भी बेगम हजरत महल लड़ रही थी, हजरत महल वॉज फाइटिंग, उनके साथ में बिजरस कादिर और अहमदुल्ला, ये सब फाइट कर रहे थे। कानपुर से आप देख सकते हो नाना साहेब, झांसी रानी लक्ष्मीबाई, इनकी कहानी बहुत फेमस है। बिहार से, राजस्थान से फर्रुखाबाद, असम, उड़ीसा, ये लीडर्स आपको याद करने हैं। यू हैव टू लर्न दीज लीडर्स। पीपीटी आपको मिलेगी तो आपको लर्न करना है यहाँ से, ठीक है। इसमें से आपको मैं स्टोरी बता रही हूँ रानी लक्ष्मीबाई की, कि रानी लक्ष्मीबाई का ऐसा क्या हुआ था, ठीक है। तो रानी लक्ष्मीबाई, जैसे कि आप सभी जानते हैं इनको, आप सभी ने इनका नाम सुना हुआ है, सब अच्छे से जानते हैं। ये झांसी की रानी थी, झांसी जगह का नाम है। एक्चुअली में ये बिलोंग वहां से नहीं करती थी, ये जो है इनका एक्चुअल नेम क्या था? मणिकर्णिका। आप लोगों ने मूवी देखी है मणिकर्णिका? कंगना रनौत की है, उसमें दिखाया है पूरा मणिकर्णिका। मूवी का नाम भी मणिकर्णिका है, उस मूवी में पूरा दिखाया है, ठीक है। अगर आप चाहे कंगना रनौत के फैन नहीं है, फिर भी फॉर दी हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव देखना जरूर। तो मणिकर्णिका इनका नाम था। इनका जो बर्थ था वो वाराणसी में था। वाराणसी, जिसको हम बनारस भी कहते हैं, जिसको हम काशी भी कहते हैं। 1828 में इनका बर्थ होता है, ठीक है। फिर क्या हुआ? इनकी शादी हो जाती है किससे? इनकी शादी हो जाती है गंगाधर राव से। ही गॉट मैरिड टू गंगाधर राव, ठीक है। इनकी शादी हो गई उससे। शादी होने के कुछ टाइम बाद जब इनका एक बेटा होता है, नाम था उसका दामोदर राव। अब क्या हुआ? दामोदर राव की हो जाती है डेथ। क्यों? क्योंकि गंगाधर राव का जो छोटा भाई था वो ही दामोदर राव को जहर दे के मार देता है। तो बेटे की तो हो गई डेथ, छोटा सा था, बहुत बड़ा तो था नहीं बेटा इनका, छोटा सा बेटा था, हो गई उनकी डेथ। तो क्या हुआ? इसी गम में, इसी बात से परेशान दुखी होकर के गंगाधर राव की भी कुछ टाइम बाद डेथ हो जाती है। तो यहाँ पर जो रानी लक्ष्मीबाई है वो एक बेटे को
अडॉप्ट करती है। नाम उस बेटे का था आनंद राव, ठीक है, अडॉप्टेड बेटा था ये। दामोदर राव भी कई बार कहते हैं इसको, दामोदर राव, या फिर आप कह लो आनंद राव, ठीक है। ये सब कुछ, इनकी शादी खुद वाराणसी की थी, पर इनकी शादी कहाँ पे हुई थी? झांसी में। इनकी शादी झांसी में हुई थी, ठीक है भाई। तो तब इन्होंने रिवोल्ट फाइट किया था पूरा यहाँ पर, रानी लक्ष्मीबाई ने। तभी इनको बोला जाता है कि एक हफ्ते तक इन्होंने इतना बड़ा रिवोल्ट फाइट फाइट किया था, जबकि बाकी सबने तो बहुत जल्दी यहाँ पर अपना जो है सरेंडर कर दिया था, बट इन्होंने यहाँ पर किया था। और इनके साथ में कौन लड़े थे? इनके साथ में वन अनदर पर्सन वाज देयर हु वाज हेल्पिंग, दैट इज तांत्या टोपे। राइट डाउन दिस, तांत्या टोपे वाज आल्सो हेल्पिंग। तांत्या टोपे वाज आल्सो हेल्पिंग। ठीक है भाई, क्लियर हो गया सबको बात यहाँ तक? यहाँ तक की स्टोरी पूरी लिख लेना जो भी आपको लिखना हो। यहाँ तक आपका रानी लक्ष्मीबाई का था पूरा। और उनके साथ में और सब पीपल भी फाइट कर रहे थे, मैंने आपको नाम बताया। बेगम हजरत महल भी इसीलिए फाइट कर रही थी क्योंकि इनके हस्बैंड की डेथ, वाजिद अली शाह, उनकी डेथ हो जाती है। उसके बाद इनको भी यही जो है वो छोड़ना पड़ता है इनको पूरा। तो वही सब चीजें यहाँ पर इनकी भी चल रही थी। ठीक है भाई, लीडर्स के नाम लिख लीजिएगा सारे। इस तरीके से पूरा रिवोल्ट स्टार्ट होता है। इनके ऊपर बहुत सारी बुक्स भी लिखी गई हैं, इस पे क्वेश्चंस आ चुके हैं। फर्स्ट वॉर ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस किसने लिखी थी? कार्ल मार्क्स ने। कॉजेज ऑफ इंडियन रिवोल्ट, सर सैयद अहमद खान। ये सब आपको याद करने हैं, ये भी आपको लर्न करनी पड़ेगी। ये मैंने सारी इकट्ठा करी है कि कौन कौन से टॉपिक्स पे बुक्स जो है वो, मतलब इस पूरे टॉपिक में कहाँ कहाँ पे बुक्स लिखी गई है, किस किस ने लिखी है। सो ये भी आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है भाई, तो ये आपकी स्टोरी थी एक तरीके से जो हमने कंप्लीट करी है। अभी इसमें और भी चीजें लिखवा रही हूँ मैं, यहाँ तक किसी को कोई डाउट हो तो आप पूछना। बाकी ये इंपॉर्टेंट था, यहाँ तक जितना भी आपने पढ़ा ना, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट था पूरा, जितना जितना आपने पढ़ा। ठीक है, तो मैं आपको एक छोटा सा इसमें क्विक रिकैप दे देती हूँ, कब कब क्या होगा। आप लोग इसको, स्टोरी तो आप समझ चुकी हो, अब फटाफट से मेरे साथ एक बार इसको क्विकली वो लिख लो, क्रोनोलॉजी। सबसे पहले क्या हुआ, मैं डेट वाइज लिखवा रही हूँ। इस पर्टिकुलर डेट को सिपॉइज refused to use एनफील्ड राइफल, मना कर दिया। और फाइनली 8 अप्रैल 1857 को मंगल पांडे को हैंग कर दिया गया। लड़ाई तो पहले ही शुरू हो चुकी थी 29 तारीख को, वो तो लिखवा दिया मैंने, इसलिए लिखवा नहीं रही मैं आपको 29 मार्च को। बट यहाँ पर मंगल पांडे को हैंग करके मतलब खत्म। ठीक है इनकी स्टोरी। फिर यहाँ पर फाइनली 10 मई को 1857 को जो है पूरा ये रिवोल्ट कहाँ स्टार्ट हो जाता है? मेरठ में। और फिर 11 से लेके 30 मई 1857 को दिल्ली में पूरा रिवोल्ट चल रहा होता है। दिल्ली में शुरू होता है, दिल्ली से शुरू होते होते बुलंदशहर, बरेली, इटावा, यूपी में स्टार्ट होता जाता है। और जून तक आते आते एमपी में पहुंचता है। एमपी में क्या? ग्वालियर।
ठीक है, कुछ एमपी के कुछ रीजन में पहुंचता है, बाकी लखनऊ में स्टार्ट होता है, झांसी में स्टार्ट होता है, इलाहाबाद में। ठीक है भाई, लिखो इसको यहाँ पर, यहाँ तक लिखो पहले, फिर मैं आगे बता रही हूँ। क्रोनोलॉजी लिख रहे हैं हम, कब कब कहाँ कहाँ पे क्या हुआ। अभी सिर्फ रिवेल चल रहा है, लोग रिवोल्ट कर रहे हैं, अब ब्रिटिश गवर्नमेंट उनको सप्रेस करेगी। ब्रिटिश गवर्नमेंट आएगी और पीपल को सप्रेस करना स्टार्ट करेगी। हो गया भाई यहाँ तक? डन। ठीक है, आगे लिखेंगे। जून के बाद अगस्त तक आते आते लिखो, इंदौर, महाऊ। महाऊ क्या है? एमपी में है। और महाऊ अभी न्यूज में क्यों चल रहा है? मैं बता देती हूँ, महाऊ इसलिए न्यूज में है क्योंकि भारत का फर्स्ट, ये करंट अफेयर है, फर्स्ट इन्फैंट्री म्यूजियम ओपन हुआ है इंडिया के अंदर। आर्मी का इन्फैंट्री म्यूजियम पहला भारत में हुआ है महाऊ के अंदर। महाऊ इज इन मध्य प्रदेश। ठीक है, और पंजाब, यहाँ पे रिवोल्ट शुरू हो जाता है। एंड फाइनली सितंबर 1857 तक आते आते दिल्ली वॉज रिकैप्चर्ड बाय ब्रिटिश। दिल्ली किसके अंडर आ जाती है? ब्रिटिश के। कौन से पर्सन सप्रेस करते हैं? वो थे ब्रिटिश की तरफ से जॉन निकोलसन। नवंबर 1857 तक आते आते जनरल, या दिसंबर लिख लो उसमें, दिसंबर तक आते आते कानपुर वॉज रिकैप्चर। कानपुर को भी कैप्चर कर लेते हैं, कौन? सर कॉलिन कैंपबेल। सो बेसिकली दिसंबर तक आते आते वो रिकैप्चरिंग स्टार्ट करते हैं। ठीक है भाई, लिख लो। दिल्ली में जॉन निकोलसन हेड कर रहे थे, उनके साथ और भी थे, मैं दूसरे कलर से लिख रही हूँ, और भी पर्सन थे पर निकोलसन हेड थे उनके। एक थे लेफ्टिनेंट हडसन, और एक थे लेफ्टिनेंट विलगबी। कानपुर में मेन लीड कर रहे थे कॉलिन कैंपबेल। ठीक है, कॉलिन कैंपबेल कानपुर में भी थे, बिहार में भी थे, और फैजाबाद में। तीन जगह पे कौन थे? सर कॉलिन कैंपबेल। हो गया भाई यहाँ तक नोट? अब बाकी भी लिख लो, लखनऊ भी लिख लो। लखनऊ में बेगम हजरत महल तो फाइट कर रही थी, सप्रेस कौन करने पहुंचे थे? लिखिए, हेनरी लॉरेंस। हेनरी लॉरेंस सप्रेस करने पहुंचे थे, और हेनरी लॉरेंस के साथ साथ हैवलॉक, ये पर्सन सप्रेस कर रहे थे। ठीक है भाई,
ये आपसे पूछे जाएंगे कि कौन कहाँ से लड़ रहा था एंड कौन कहाँ से सप्रेस कर रहा था। सप्रेशन पे भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, राइट। और लास्ट हमारा बचा है झांसी, कि झांसी से कौन सप्रेस कर रहा था। झांसी से थे सर ह्यू ग्रॉस। राइट डाउन, सर ह्यू ग्रॉस वाज सप्रेसिंग फ्रॉम झांसी रीजन। डन एवरीवन, यहाँ तक तो ये हटा रही हूँ मैं। तो ये थी आपकी पूरी यहाँ तक की स्टोरी। लेकिन पूरा रिवोल्ट, चाहे आपने देखा बहुत अच्छे से सबने लड़ा, सब कुछ चीजें करी, बट ये रिवोल्ट जो है उसका आउटकम कुछ ऐसा हुआ कि रिवोल्ट को सप्रेस कर दिया गया। बहुत करेज था, लेकिन फिर भी यहाँ पर जो एनिमी थे हमारे वो बहुत डिटरमाइंड और वेल प्लान्ड थे, जिसकी वजह से प्रॉब्लम क्रिएट हुई। ठीक है। और फाइनली यहाँ पर बहादुर शाह जफर को बना दिया गया प्रिजनर, और जो भी उनके प्रिंस थे बेटे, उनको उनको वहीं पर ही मार दिया गया। और जो बहादुर शाह जफर है उनको रंगून भेज दिया गया, जहां पे उनकी डेथ हो जाती है। याद रखिएगा, बहादुर शाह जफर की डेथ ऑन द स्पॉट नहीं हुई थी, उस समय नहीं हुई थी जब रिवोल्ट चल रहा था। उनकी डेथ होती है 1862 में, बाद में जाके। ठीक है। उस समय नहीं होती। ये क्वेश्चन आया था कि बहादुर शाह जफर डाइड ड्यूरिंग द रिवोल्ट। नो, ड्यूरिंग द रिवोल्ट डेथ नहीं हुई थी उनकी। ठीक है। और फिर फाइनली क्या होता है, ब्रिटिश गवर्नमेंट, क्योंकि बाकी सब लीडर्स ने तो बहुत ज्यादा अच्छा प्रदर्शन किया, तो लॉरेंस, आउटरैन, हैवलॉक, नील, कैम्पवेल, ह्यू ग्रॉस, ये ब्रिटिश कमांडर्स को तो बहुत अच्छी मिलिट्री फेम मिल गई। पूरे में सब लोग बहुत उनसे खुश। और हमारे लीडर्स की डेथ होनी शुरू हो गई। तांत्या टोपे, रानी लक्ष्मीबाई की डेथ हो गई, कुंवर सिंह, बख्त खान, सबकी डेथ होती गई। बेगम हजरत महल, शी वॉज, यहाँ पर पढ़ो, शी वॉज कंपेल्ड टू हाइड इन नेपाल। ऐसी तांत्या टोपी भी नेपाल में या फिर सेंट्रल इंडिया में कहीं चले गए। तो इस तरीके से पूरा जो एक रिवोल्ट है वो सप्रेस होता गया। रिवोल्ट सप्रेस होने के देयर आर सो मेनी रीजंस। बेसिकली आप एक चीज नोटिस करो, सब में आपने एक चीज कॉमन पढ़ी, कि कहीं पर भी साउथ इंडिया का तो कुछ इन्वॉल्वमेंट ही नहीं है। आपने क्या पढ़ा, राजस्थान, दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, यूपी, उड़ीसा, साउथ का तो कोई आया ही नहीं, है ना। तो यहाँ पर जो है लिमिटेड पार्टनरशिप थी, पैन इंडिया नहीं था। ये भी एक रीजन है इसका खत्म होने का। ठीक है। यहाँ पे आप लिखो रीजंस फॉर फेलियर, कि रिवोल्ट था लोकलाइज्ड, confined to the parts of नॉर्थ इंडिया। ठीक है। जो साउथ इंडिया वहां तक तो गया ही नहीं, है ना। इवन नॉर्थ में भी बहुत सारे राजाओं ने साथ नहीं दिया, जैसे सिंधिया ऑफ ग्वालियर, महाराजा ऑफ कश्मीर, होलकर्स ऑफ इंदौर, इन सब लोगों ने साथ देने से मना कर दिया। These people said कि we are not going to participate. ठीक है भाई, लिख लो यहाँ तक नोट्स। एंड साथ ही साथ लीडरशिप जो है उसमें सिर्फ एक ही लीडर था, अगर उस लीडर की डेथ हो गई तो पूरी की पूरी रिवोल्ट जो है वो खत्म हो गया।
तो ये सब याद रख लो, अपना नोट्स में नोट कर लो, फिर इसके कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे आज की क्लास में। यस बिल्कुल, कश्मीर इंडिया, तब इंडिया का, कश्मीर तो हमेशा से इंडिया का पार्ट है, तब तो पाकिस्तान भी इंडिया का पार्ट था, अफगानिस्तान भी इंडिया का पार्ट था, म्यांमार भी इंडिया का पार्ट था, इंडियन सब कॉन्टिनेंट पूरा इंडिया ही था, अखंड भारत था वो। ठीक है भाई, लिखा सब लोगों ने यहाँ तक? तो ये था आपका एक पूरा, जो भी हमने 1 सवा घंटे में कंप्लीट करा है, काफी ज्यादा चीजें थी, बट वही है कि एग्जाम में क्वेश्चन आते तो देखो, पूरा छोटा मोटा पढ़ के काम नहीं चलेगा, डीप में पढ़ना पड़ेगा इस टॉपिक को। शॉर्ट में पढ़ के जाओगे, क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाओगे। आई जस्ट वांट कि क्वेश्चन सॉल्व जरूर सबसे हो जाए, तो उसी के रिस्पेक्ट में मैंने पूरा आपको यहाँ पर बताया है। ठीक है ना? सो ये सब आप लिखो, ये सब हुआ उस समय, उसका रिजल्ट क्या आया? पूरे इंडिया में एडमिनिस्ट्रेशन में चेंज आ गए, कंपनी रूल को खत्म कर दिया। लिख लेना, ईस्ट इंडिया कंपनी खत्म हो गई, अब ब्रिटिश क्राउन हेल्ड करेंगे, अब ब्रिटिश क्राउन डिसाइड करेंगे। और उसके लिए लॉर्ड कैनिंग का एक दरबार लगाया जाता है इलाहाबाद में 1 नवंबर 1858 को। दरबार लगता है जिसमें डिसाइड होता है कि नाउ क्वीन विल बी दी इंडियाज लाइक एम्प्रेस ऑफ क्वीन आर, एम्प्रेस ऑफ इंडिया इंडिया में इंट्रोड्यूस किया जाता है, एम्प्रेस ऑफ इंडिया। इंडिया में अब क्वीन का रूल जो है वो चलेगा, ईस्ट इंडिया कंपनी इज नॉट नोवेयर। ठीक है भाई, इसकी यहाँ तक कंप्लीट करो, लिखो, फिर हम इसको आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट मीटिंग ज्वाइन करो। ऑलमोस्ट, चलो भाई ये पूरा करा, इसको फटाफट से सॉल्व करके मुझे आंसर बताइए। रीड इट एंड गिव योर आंसर्स। तात्या टोपे, जो कि सपोर्ट कर रहे थे रानी लक्ष्मीबाई को, राणा साहेब के कमांडर इन चीफ थे, बिल्कुल सही लिखा हुआ है। और इन्होंने जो पंचमहल भील रीजन है मध्य प्रदेश का, वहां पे फाइट करने की में हेल्प करी थी, बिल्कुल सही बात है। थर्ड है, इन्होंने बेगम हजरत महल की हेल्प करी अवध को कैप्चर करने में, रॉन्ग। इन्होंने रानी लक्ष्मीबाई की हेल्प करी थी। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा? 1 और 2। ठीक है, लिख लो तांत्या टोपा के बारे में ये फैक्ट्स लिख लो। तांत्या टोपे, नोट में अपने, तात्या टोपे की हेडिंग बना के,
ठीक है भाई, इंपॉर्टेंट है, इससे ना एक्चुअली क्वेश्चन बनते हैं, एग्जाम में पूछे जाते हैं। बाकी देखो, तांत्या टोपे जो है, ये लिखो महाराष्ट्र से बिलोंग करते थे, ये बिलोंग फ्रॉम महाराष्ट्र। और इन्हीं को कई बार दूसरे नामों से जाना जाता है, दैट इज रामचंद्र पांडुरंग। ठीक है, इनको अलग अलग नामों से जाना जाता है। बाकी ही वॉज हेल्पिंग हु, ही वॉज हेल्पिंग रानी लक्ष्मीबाई। और साथ ही साथ इन्होंने रानी लक्ष्मीबाई की चलो हेल्प तो करी ही करी, साथ ही साथ इन्होंने यहाँ पर जो है शिवपुरी में इनको क्या कर दिया गया, इनको वहां पे हैंग कर दिया गया था शिवपुरी में। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे यहाँ पर, फटाफट इसका आंसर लिखिए चैट बॉक्स में। शिवपुरी मध्य प्रदेश में है। यस, ए इज द करेक्ट आंसर, ये तो सबको पता है। ठीक है भाई, नेक्स्ट। यस, कार्ल मार्क्स इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट पढ़ो इसको। ठीक है भाई, पढ़ लो, दोनों स्टेटमेंट ठीक लिखी हुई है, लिख लो अपने नोट्स में, इसको ऐड कर लो। ठीक है भाई, लिख लोगे सब लोग इस चीज को, अपने नोट्स में ऐड कर लेना, इस वाले पॉइंट्स को जो जो मैंने बताए हैं उसको आप इसमें ऐड कर सकते हो। ठीक है भाई, लिख लिया सब लोगों ने यहाँ तक, आगे बढ़ते हैं इसके बाद। पढ़िए इसको भी, आंसर बताइए। यस, बोथ ऑफ द स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। आफ्टर द रिवोल्ट ब्रिटिश आर्मी को रीऑर्गेनाइज कर दिया गया, और उसके बाद फिर भारत में 3 यूनिवर्सिटीज भी बना दी गई थी, लिख लेना, तीन, दोनों स्टेटमेंट करेक्ट लिखी हुई है। और इसके बाद एक नया एक्ट भी आ गया था, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 वाज इंट्रोड्यूस्ड, तो इसको भी लिख लेना, एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 भी इंट्रोड्यूस करवा दिया गया था।
ठीक है भाई, यहाँ तक थे आपके क्वेश्चंस, इसको पूरा कंप्लीट कर लेना। बाकी इसमें एक फैक्ट और लिखवाना है मुझे आपको, वो भी लिख लो। एक है आजमगढ़ प्रोक्लमेशन। देखो, आजमगढ़ प्रोक्लमेशन जो है बहादुर शाह जफर के जो सबसे बड़े बेटे हैं फिरोज शाह, उन्होंने स्टार्ट करी थी आजमगढ़ में, जो किससे जुड़ी हुई थी? हिंदू मुस्लिम यूनिटी से। हिंदू और मुस्लिम की यूनिटी से जुड़ी हुई यहाँ पर आजमगढ़ प्रोक्लमेशन, ये एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसको भी लिख लो। ठीक है भाई, ये था आपकी आज की पूरी कंप्लीट स्टोरी ऑफ रिवोल्ट ऑफ 1857। यहाँ तक बताइए भाई, अब पूरी स्टोरी आप लोगों ने पढ़ी, कोई डाउट है तो आप पूछिए। बताओ भाई, सब लोग डाउट्स पूछो अपने, अब आप लोग अपना डाउट पूछ सकते हैं आराम से। आजमगढ़ प्रोक्लेमेशन से ज्यादा फायदा तो नहीं हुआ था फैजू, ऐसा नहीं मैं कहूंगी कोई बहुत ज्यादा फायदा हुआ था, हिंदू मुस्लिम यूनिटी देखने को तो मिली थी, पर उतना भी ज्यादा अमाउंट में देखने को नहीं मिली थी। ठीक है। इशफाक जो लेक्चर है वो अपलोड हो जाएगा, मतलब मैं तो सेंड कर दूंगी अभी, फिर सर भी रात तक अपलोड कर देंगे। और ये लेक्चर आज का जिन स्टूडेंट्स ने लेट ज्वाइन किया है कुछ भी है, उसको जरूर कंप्लीट कर लेना, बिकॉज बहुत इंपॉर्टेंट है। काफी सारी चीजें हम लोगों ने इसमें देखा है। ठीक है। आजमगढ़ प्रोक्लेमेशन दानिश यहाँ पर 25 अगस्त 1857 को हुई थी। अगर आप डेट भी पूछते हैं तो आप डेट भी लिख सकते हैं, मैं डेट भी बता रही हूँ, लिख लो इसको। नहीं नहीं, रानी लक्ष्मीबाई वॉर नहीं जीती थी अजय। रानी लक्ष्मीबाई वॉर हार गई थी, वो उनकी डेथ हो गई थी। जो उनके सामने लड़ रहे थे ह्यूग रॉस, उन्होंने भी ये बोला था कि इनसे ब्रेव लेडी हमने आज तक नहीं देखी है फाइट करते हुए। तो ये वो एक ब्रेव लेडी है जो फाइट करती है। तो ये बात वो बोल के गए थे एंड में जाते जाते, जब वो वैसे जीत गए थे, रानी लक्ष्मीबाई हार गई थी लेकिन लड़ी थी वो, एक फीमेल होते हुए इतनी ज्यादा उन्होंने लड़ाई लड़ी थी, उसके लिए जानी जाती है। कहते हैं ना, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। दैट मीन शी वॉज अ फाइटर लेडी, अ डेयरिंग फाइटर लेडी। ठीक है। सबीना, मुझे ये नहीं पता कि आपको लिंक लिंक टाइम से क्यों नहीं मिलता, मुझे ये पॉइंट नहीं समझ में आ रहा। जब लिंक मिलता है तब सारे स्टूडेंट्स को एक साथ ही तो मिलता है ग्रुप पर, तो सब स्टूडेंट्स एक साथ ही तो ज्वाइन करते हैं, तो आपको लेट मिलने का क्या मतलब है? मुझे आपका बात समझ नहीं आई, एक बार थोड़ा क्लियर करो मुझे बात आपकी। आजमगढ़ प्रोक्लेमेशन आशाक, इसमें इन्होंने ये बात करी थी फिरोज शाह ने कि हम सब हिंदू और मुस्लिम्स को अपनी बातों को छोड़ के एक हो जाना चाहिए, क्योंकि अभी जो है ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट फाइट करना है, तो हिंदू और मुस्लिम को यहाँ पे यूनिटी दिखाने की जरूरत है। इसलिए उन्होंने ये कोशिश यहाँ पर करी थी कि हमको अभी एक होना पड़ेगा। ठीक है। अच्छा, आप ग्रुप में ऐड नहीं हो सभी ना, तो आप क्या करो, आप सर को बोलो। अब इसमें देखो यार, मैं कैसे करूं? ठीक है। इसने सब्जेक्ट वाइज बाय किया होगा ना कोर्स, तो इसलिए हो सकता है आपके पास कोई ऐसा इशू आता हो।
वैसे देखो यार, मैं अपनी क्लास का बता दूं कि जो आपको लिंक आज मिली है ना, वो आज वाली लिंक ही मैं बना के रखी हुई है मैंने वो, और वही लिंक मैं हमेशा शेयर करती हूँ। आप लोग नोटिस करो, आप लोगों ने नोटिस पता नहीं किया है नहीं किया, मेरी क्लास जब भी होती है तो वही सेम लिंक आता है आपके पास, आप सेम आईडी पासवर्ड डालते हो, ठीक है? तो मेरा वही है, मेरा वही सेम लिंक रहता है, मैं बार बार चेंज नहीं करती, क्योंकि फिर चेंज करने में दिक्कत आता है, ठीक है? अजय, ईस्ट इंडिया कंपनी उतना कर नहीं पाती है, समझा नहीं पाती है, चीजों को हैंडल नहीं कर पाती है, और इतना बड़ा रिवोल्ट हो जाता है। इसकी वजह से ईस्ट इंडिया कंपनी को यहाँ से हटाना पड़ जाता है। हटाने का ये रीजन था। अच्छा, जो रिलीजियस डिसेबिलिटीज एक्ट है, अब्दुल रऊफ, रिलीजियस डिसेबिलिटी एक्ट का मतलब होता है कि हिंदू लॉ ऑफ प्रॉपर्टी होता है कि अगर आप मान लीजिए कि आपने हिंदू से कन्वर्ट होके आप क्रिश्चियन बन गए, तो क्या होता था, आपकी प्रॉपर्टी नहीं मिलेगी आपको अब अपने फादर की। लेकिन क्या होता है कि अगर आप यहाँ से बदल के हो गए क्रिश्चियन, तब भी आपको अपनी प्रॉपर्टी मिलेगी फादर की, जिसे कहते हैं रिलीजियस डिसेबिलिटी एक्ट ऑफ 1850। इसको बाद में मॉडिफाई करके 1856 कर दिया गया था। ठीक है भाई, लिख लीजिएगा, ये भी आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है भाई, ऑलमोस्ट मैंने आपको सारे कवर करवा दिए हैं। सिंबल ऑफ 1857, दार दानिश, सिंबल है इसका ब्रेड एंड लोटस। लिख लो, लोटस एंड ब्रेड है सिंबल ऑफ 1857। ठीक है, लोटस किससे जुड़ा हुआ है? गॉड से जुड़ा हुआ है, भगवान से। और ब्रेड किससे है? वो तो सबकी जरूरत है, ब्रेड, ब्रेड तो सबको ही खाना है, तो उसी रिस्पेक्ट में इसका सिंबल है। ठीक है, ऑलमोस्ट मैंने सब कवर करा दिया, पूरी स्टोरी भी आपको समझा दी, कवर भी करा दिया। इसमें अगर आप कोई क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, कोई अलग सा फैक्ट मिलता है, तो अपने नोट्स में ऐड कर लेना। बाकी मैंने 98% से ज्यादा आपको कवर करा दिया। बाकी इसमें कुछ कभी एक्स्ट्रा क्वेश्चन सॉल्व करते हुए कोई पॉइंट मिल जाए, तो आप अपने नोट्स में ऐड कर लेना। ठीक है, इतना तो सबको करना ही करना है। ठीक है भाई, अब जियो क्लास तो नहीं हो पाएगी यार, काफी टाइम हो गया ना। अभी आप अपने डाउट्स वगैरह ही पूछ लो, कुछ पूछने हैं मुझसे तो आई एम हियर, यू कैन आस्क योर डाउट्स। एनी डाउट्स एनीवन एल्स? और कोई? क्लियर है यहाँ तक सारा? हाँ भी बताइए, सबको यहाँ तक क्लियर हुआ है? नहीं, मुझे सबका रिप्लाई चाहिए। पीडीएफ अभी मिल जाएगा आपको, पीडीएफ अभी ही मैं सेंड कर रही हूँ। क्लास के विद इन ही सेंड कर देती हूँ मैं, क्योंकि फिर बाद में स्किप हो जाता है कई बार। मैं अभी ही सेंड कर रही हूँ। Yes, I want everyone's reply. Is that everything clear to you all or not? Reply with me yes, no, क्लियर है, नहीं हुआ, या XYZ जो भी है। मैं पीपीटी की फॉर्म में भेज रही हूँ, ठीक है? किसी को कोई इशू तो नहीं है? पीपीटी में भेज रही हूँ मैं आप लोगों को, जस्ट 1 सेकेंड गिव मी। मैं आपको अभी भेज रही हूँ। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? हाँ, इसमें बाकी कॉन्सिक्वेंसेस में वो धीरे धीरे अभी हम जब आगे की स्टोरी करेंगे उसमें और पढ़ते जाएंगे, जो उसके अदर कॉन्सिक्वेंसेस हैं। ठीक है, मैंने आप लोगों को ग्रुप पे भेजा है। एवरीवन ओपन योर व्हाट्सएप एंड देखो डाउनलोड सबका हो रहा है या नहीं, क्योंकि डाउनलोड नहीं हो रहा तो उसके लिए जो मैंने आप लोगों को ऐप बताई थी, उस ऐप से आप डाउनलोड कर सकते हो, WPS ऑफिस। ठीक है, तो एक बार चेक करो। आई हैव सेंड दिस। पूरी 35 स्लाइड्स हैं, आज ही कंप्लीट कर लेना, आज ही लेक्चर भी अपलोड हो जाएगा, पूरा टॉपिक आज ही कंप्लीट कर लेना, बिकॉज वही है, फिर ये पूरा टॉपिक आज ही कंप्लीट करोगे तो आगे कल की क्लास के लिए समझ में आ जाएगा पूरा। बाकी इससे जुड़ा हुआ एक क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेते हैं।
ये तो हमने कर ही लिया, एक क्वेश्चन भी कर लेते हैं इससे जुड़ा हुआ। ठीक है भाई। आई एम, हाँ रिकॉर्डिंग में मिल जाएगी, रिकॉर्डिंग तो बिल्कुल मिलनी है। आई एम राइटिंग वन क्वेश्चन, ऑल ऑफ यू अटेम्प्ट दिस। एग्जामिन द पॉलिसीज ऑफ लॉर्ड, ये प्रीवियस ईयर है, वेलेस्ले, with special emphasis on ascension principles of subsidiary alliance. How did it contribute in making British company the supreme sovereign authority in India? लिख लो ये क्वेश्चन। ठीक है भाई, इस क्वेश्चन को भी अटेम्प्ट करेंगे सब लोग सब्सिडरी अलायंस के ऊपर, और फिर इसको हम कल की क्लास में इसका आंसर बनाएंगे। जैसे हमने ज्योग्राफी का भी एक क्वेश्चन आपको मैंने दिया था, वो भी प्रिपेयर करना, उसको कल की क्लास में मुझे याद दिला देना सब लोग कि हम लोगों को करना है वो कंप्लीट। ठीक है, जो भी आंसर्स रहते हैं, वो हम दो आंसर्स हैं वो कल हम प्रैक्टिस करेंगे उन दोनों का, जो भी उसमें देखना होगा वो देख लेंगे, हम लोग प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है भाई, बाकी का कल की क्लास में करते हैं। हाँ गौहर, मैंने आपका आंसर पढ़ा था, मैं वॉइस मैसेज करके आपको उसका रिस्पॉन्स सेंड करती हूँ। ठीक है, एक बार मुझे दोबारा मैसेज कर दो ताकि तुम्हारा मैसेज थोड़ा ऊपर आ जाए, सो मैं तुम्हें फिर रिस्पॉन्ड करती हूँ। चलिए, कल मिलते हैं बाकी के क्लास में, नेक्स्ट क्लास में कल करते हैं कंप्लीट। बाय एवरीवन, गुड नाइट।